गुड इवनिंग मित्रों। सौम्या इंस्टीट्यूट के बैनर तले आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं। इसके पहले 3 पार्ट में नोमेनक्लेचर हम बता चुके हैं। ये 4th वन है, चौथा है और लास्ट वन है। इस पार्ट को अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो 4 पार्ट में आपका नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं एक बात कि नोमेनक्लेचर को हमने 3 भागों में देखा था। 3 भागों में पहला था वर्ड रूट, दूसरा था सफिक्स और तीसरा था प्रीफिक्स। जहां पर ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है और ये कार्बन की संख्या को बताता है। किसकी संख्या को? कार्बन की संख्या को। उसके बाद सफिक्स हम लोगों ने देखा था तो 2 भाग में सफिक्स थे। एक प्राइमरी सफिक्स और दूसरा था सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जो था वो कार्बन कार्बन के बीच बंधन इसको बताता था और सेकेंडरी सफिक्स जो था वो फंक्शनल ग्रुप को बताता था। किसको बताता था? फंक्शनल ग्रुप को। अब प्रीफिक्स हम लोग देख रहे हैं, इसमें भी 2 पार्ट थे। एक था प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरा सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसमें से हम लोगों ने देखा है प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो साइक्लिक कंपाउंड के लिए, केवल साइक्लिक कंपाउंड के लिए, और इसमें जो वर्ड यूज होता है ये होता है क्या? साइक्लो। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में हाइड्रोजन के प्रतिस्थापक के रूप में जो होता है वो लिखाता है। और यहाँ से एक इन सबको पढ़ने के बाद जो एक सूत्र डेवलप हुआ था उसमें सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे बाईं ओर लिखाता है, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। ये आपका एक सूत्र है। इसी सूत्र के आधार पर हम लोग नोमेनक्लेचर लिखते हैं। कुछ उदाहरण हम आपको करके देते हैं। जैसे में एग्जाम्पल है ये एक कंपाउंड है तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो देखिए ये 6 कार्बन का है, जिसमें से कार्बन की संख्या की गिनती हम लोग उस स्थान से करेंगे जहां पर ये सेकेंडरी प्रीफिक्स जुटा हुआ है, ये अभिक्रियाशील मूलक है। तो कार्बन की संख्या 1 यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ, 5वां और ये 6ठा। इसलिए हम लोग इस तरफ से कर रहे हैं। हम लोग दोनों तरफ से देखेंगे। एक तो इधर कर लिए, एक हो सकता है, एक ये हो, 2 ये हो, 3 ये हो, 4 ये हो, 5 ये हो, 6 ये हो। अब दोनों तरफ से देखेंगे। अगर हम लोग इस तरफ से देखे थे तो पहला पर है फंक्शनल ग्रुप, उसके दूसरा पर डबल बॉन्ड, उसके बाद चौथा पर है आपको ये क्लोराइड आयन। कुल मिलाकर के हो गया था 4 2 6 1 7। और इधर से देखेंगे ये जो हम लोग कर रहे हैं, इधर नीचे से देख रहे हैं हम लोग,
ये जो इधर से गया है। तो इसमें देखते हैं, पहला पर है एल्डिहाइड, चौथा पर है क्लोरो, और पांचवा पर है ये डबल बॉन्ड। तो 5 4 9 1 कितना हो गया 10। तो निकट किधर से पड़ रहा है, जहां संख्या कम होगी उस ओर से गिनती स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ये जो है संख्या अधिक है, इसलिए ये जो काउंटिंग का तरीका है ये गलत होगा, सॉरी, और यही सही है। और 6 5 ये जो अंदर से किया हुआ है इस ओर से ये नहीं होगा, यही तरीका सही है। तो किस ओर से कार्बन की गिनती शुरू होनी है आप देख लिए हैं। अब नाम लिखेंगे, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, वो भी कार्बन की संख्या के साथ। क्लोरो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 क्लोरो, क्या हो जाएगा बंधु 4 क्लोरो। उसका प्राइमरी प्रीफिक्स ये चक्रीय यौगिक है, तो साइक्लो, साइक्लो, ठीक है। 4 क्लोरो के बाद प्लस देंगे साइक्लो, उसके बाद वर्ड रूट कितने कार्बन का है 6 कार्बन का है, तो हेक्स। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स जो है कार्बन कार्बन के बीच बंधन, जो एक स्थान पर डबल बॉन्ड है, कैमा कार्बन पर दूसरा कार्बन पर, तो 2 अब देखिए यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स जो है वो चक्रीय यौगिक से बाहर है, और चक्रीय यौगिक से बाहर है तो इसके लिए अलग से कार्बोल्डिहाइड लिखाएगा। क्या लिखाएगा कार्बोल्डिहाइड। तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर 4 क्लोरो साइक्लो हेक्स 2 कार्बोल्डिहाइड। इसका नाम हो गया ये। इस प्रकार से हम लोग नोमेनक्लेचर लिखते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब जो एक इम्पॉर्टेंट आपको बचा हुआ है वो है ईथर समूह का। ईथर समूह का कुछ विशेष होता है, इसलिए उसका कुछ नियम है, उसको लिखेंगे, उसके बाद हम लोग उसका स्टडी करेंगे। ईथर समूह देख लीजिए। ईथर के लिए हम सीखते हैं ईथर। तो इसका जो होता है इस प्रकार से होता है, ठीक है। और इसमें जो जुड़ता है ऑक्सी, ऑक्सी, ठीक है, लेकिन एक वो रहेगा एल्काइल, तो हो जाएगा एल्कॉक्सी। क्या हो जाएगा एल्कॉक्सी, ठीक है इसका नाम। अब इधर भी डिफरेंट रह गया, सेम रहा, ठीक है, तो एल्कॉक्सी एल्केन, क्या इसका नाम हो जाएगा एल्कॉक्सी एल्केन होगा। अब सवाल ये होता है कि अगर सेम है तब तो एल्कॉक्सी एल्केन हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर R की जगह पर R' डिफरेंट रह जाए, ठीक है, या इस और डिफरेंट नहीं दे करके इस और डिफरेंट रह जाए, R की जगह पर R', तो क्या होगा उस स्थिति में। देखिए अगर यदि ईथर समूह के दोनों ओर भिन्न एल्काइल समूह उपस्थित हो, समूह उपस्थित हो, तो छोटे कार्बन वाले जो होते हैं छोटे कार्बन वाले के साथ एल्कॉक्सी,
छोटे कार्बन वाले को एल्कोक्सी और बड़े कार्बन वाले को एल्केन के रूप में लिखते हैं। ठीक है, समझिए, यदि ईथर समूह के दोनों ओर भिन्न एल्काइल समूह उपस्थित हो तो छोटे कार्बन वाले को एल्कोक्सी और बड़े कार्बन वाले को एल्केन के रूप में लिखते हैं। जैसे अब हम लोग एग्जाम्पल देखो देते हैं, यहाँ पर CH3O CH3 है, तो दोनों ओर तो समान है, समान है, तो दोनों में एक मीथेन मिथाइल है, एक मीथेन, तो एक के साथ मिथ, एक कार्बन के साथ है मिथ, तो मिथ में ऑक्सी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, क्या हो जाएगा। और ये क्या है, एक कार्बन का है, तो यहाँ पर ये मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर C2H5 है, O CH3 है, इसका नाम क्या होगा, तो यहाँ पर दो कार्बन का, यहाँ पर एक कार्बन का है, तो देखो छोटे कार्बन वाले को एल्कोक्सी, यानी छोटी कार्बन में कौन है, एक कार्बन वाला है ना, तो एक कार्बन वाला क्या होगा, मिथ जोड़ ऑक्सी, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, क्या हो जाएगा इसका नाम, मिथॉक्सी। और दो कार्बन से क्या होता है, इथेन, मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। क्लियर है। अब इसका सामान्य नाम, सामान्य नाम लिखने का भी एक तरीका होता है। देखिए, हम जानते हैं कि एल्केन से जब एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, सॉरी, एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटता है तो शेष बचे हुए समूह को एल्काइल समूह कहते हैं। जैसे मीथेन से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो मिथाइल, इथेन से निकलेगा तो इथाइल, प्रोपेन से निकलेगा तो प्रोपाइल, ब्यूटेन से निकलेगा तो ब्यूटाइल। तो यहाँ पर सामान्य नाम अगर इसका लिखना चाहते हैं तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, दोनों समान एल्काइल है, ठीक है, तो समान एल्काइल रहने पर, एल्काइल समूह रहने पर डाई एल्काइल क्या होता है, डाई एल्काइल ईथर, क्या होता है जी, सामान्य नाम डाई एल्काइल ईथर हो जाएगा। और दूसरा है भिन्न एल्काइल समूह रहने पर, इसमें क्या है कि अल्फाबेट के आधार पर, अल्फाबेट के क्रम में एल्काइल समूह का नाम लिखकर, एल्काइल समूह का नाम लिखकर ईथर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ईथर जोड़ देते हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, अगर दोनों ओर समान एल्काइल समूह है तो उसका नाम डाई एल्काइल ईथर हो जाएगा। अब भिन्न भिन्न एल्काइल समूह है तो अल्फाबेट के क्रम में लिखेंगे, ठीक है, एल्काइल समूह का नाम जो है अल्फाबेट के क्रम में लिख देंगे और अंत में क्या जोड़ देंगे, ईथर। अब जैसे यहाँ पर CH3O CH3 है, यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो यहाँ पर इधर मिथाइल इधर मिथाइल, तो क्या हो गया इसका सामान्य नाम, डाई मिथाइल ईथर, ये ना होगा। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है C2H5O
CH3, इसका नाम क्या हुआ? तो इस तरफ मिथाइल है, इस तरफ इथाइल है। तो इथाइल का फर्स्ट लेटर E और मिथाइल का फर्स्ट लेटर M। अल्फाबेट के क्रम में पहले कौन आता है? E आता है। तो यहाँ पर पहले E से लिखाएगा इथाइल और तब अंत में लिखाएगा मिथाइल और उसके बाद क्या जुड़ जाएगा? ईथर। समझ में आया? यहाँ कोई दिक्कत? अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो उसको एक बार देख लीजिए और तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ले करके सीख लेते हैं कि जो हमने अभी सीखा है उसका कुछ हमको फायदा हो रहा है या नहीं। जैसे में हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, देख लीजिएगा। सबका नाम लिखना है, सामान्य नाम भी लिखना है और IUPAC नाम भी लिखना है। जैसे CH3Cl, तो इसका पहले यहाँ पर लिखेंगे IUPAC नाम और यहाँ पर लिखेंगे सामान्य नाम। तो IUPAC नाम में देखें कितना कार्बन है? एक कार्बन है। तो एक कार्बन से मीथेन होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन हट गया तो मिथाइल हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लोराइड। ठीक है, लेकिन IUPAC नाम में लिखते हैं तो पहले यहाँ पर Cl जो है प्रेफिक्स है, सेकेंडरी प्रेफिक्स है। तो यहाँ पर पहले लिखाएगा क्लोरो। क्या लिखाएगा? क्लोरो। और एक कार्बन है इसलिए क्या लिखा जाएगा? मीथेन, क्लोरोमीथेन। और सामान्य नाम में मीथेन से हो गया मिथाइल और यहाँ पर क्लोरीन का क्लोराइड हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। अब दूसरा देखिए एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पर H है, COOH है। अब कार्बन की संख्या कितना है? एक है। एक कार्बन है तो मीथेन ही होगा, N लगेगा। अब यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप है, नहीं? तो उसके लिए क्या जुड़ता है? ओइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा? मीथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? मीथेनोइक अम्ल। मीथेन में ओइक अम्ल जुड़ता है तो उसका हो जाएगा मीथेनोइक अम्ल। और यहाँ पर जो है इसका नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। याद रखेंगे इसको, फॉर्मिक अम्ल। ये जो सामान्य नाम है, एक बार मैं बता दूं आपको, इसके स्रोत के आधार पर लिखा गया है, कहाँ से ये पाया जाता है। तो देखिए फॉर्मिक जो शब्द आया है एक लैटिन वर्ड फॉर्मिका से आया है और फॉर्मिका का मतलब होता है चींटी। क्या होता है? तो चींटी में ये सबसे, चींटी जब काटती है तो लहरता है ना, तो चींटी में ये पाया जाता है। सबसे पहले देखा है कि चींटी में पाया गया है ये, इसीलिए लैटिन वर्ड के नाम पर इसका नाम रख दिया गया फॉर्मिक अम्ल। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर HCHO देख रहे हैं, HCHO। तो यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन से क्या होता है? मीथेन। और एल्डिहाइड है, अंत में क्या जुड़ेगा? अल। तो मीथेन जोड़ अल क्या होता है? मीथेनल। और इसका सामान्य नाम इसी प्रकार से इक अम्ल को हटा करके एल्डिहाइड जोड़ देंगे तो फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड कैसे लिखा है भाई? हिंदी में ही दिक्कत होता है। फॉर्मल्डिहाइड
ठीक है, इसका नाम होता है। कुछ और दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे आपको एग्जांपल हम दे रहे हैं यहाँ पर CHO, यहाँ पर है क्लोरो, यहाँ पर है ब्रोम, बाकी जो है हाइड्रोजन से पूरा हो रहा है, इसका नाम बताएं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कुछ इसमें सामान्य नाम लिखने में यहाँ पर नियम है। हम बड़े अक्षरों में यहाँ बता रहे हैं CHO, यहाँ पर क्लोरो, यहाँ पर ब्रोमो। हमने आपको बताया है बाकी सब हाइड्रोजन से है, बाकी हाइड्रोजन से बंधन हो रहा है। तो यहाँ पर ये प्रेफिक्स है, प्रेफिक्स का नाम सबसे पहले अल्फाबेट के आधार पर कार्बन की संख्या 1 2 3 4 जहां से फंक्शनल ग्रुप है वहीं से स्टार्ट होगा नंबरिंग ऑफ कार्बन। तो कार्बन की संख्या 1 2 3 4, जिसमें से 3 पर ब्रोमो है, 2 पर क्लोरो है। तो अल्फाबेट के क्रम में पहले बी आता है, उसके बाद C। तो यहाँ पर 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो और 4 कार्बन है, तो ब्यूटेनल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ध्यान रखना है शब्द और संख्या के बीच में डैश रहेगा, शब्द और संख्या के बीच में डैश रहेगा, ये ध्यान रखना, ये IUPAC लिखने का नियम है। और जब संख्या रहेगा तो कॉमा पड़ता है संख्या के बीच। अब इसका सामान्य नाम लिखना है, तो सामान्य नाम लिखने में ध्यान रखिएगा कि अभिक्रियाशील मूलक के जो बगल में होता है सामान्य नाम लिखने में, एल्डिहाइड हो, एसिड हो, ये सब रहे, तो या फिर कीटोन हो, तो उसके सबसे निकट वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। क्या कहता है? अल्फा कार्बन। उसके बगल वाला बीटा, उसके बगल वाला गामा कहलाएगा। इस तरह से सामान्य नाम लिखने में लिखा जाता है। अब यहाँ पर जब सामान्य नाम लिखेंगे यहाँ पर, तो बीटा ब्रोमो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बीटा ब्रोमो, बीटा ब्रोमो। और क्या कहलाएगा? अल्फा क्लोरो, अल्फा क्लोरो। ब्यूटरलडिहाइड, ब्यूटेनल का होता है ब्यूटरलडिहाइड, ब्यूटरलडिहाइड, इस तरह से नाम लिखा है। और देख लेते हैं हम लोग CH3, इस तरह से। यहां पर देखिए ये कीटोन समूह है। ये क्या है? कीटोन समूह है। तो कीटोन समूह के रहने पर क्या होता है कि हम लोग कार्बन की संख्या की गिनती करेंगे किस ओर से कीटोन समूह निकल पड़ रहा है। इधर से देखते हैं 1 2 तीसरा कार्बन पर है, और इधर से 1 2 दूसरा कार्बन पर है, तो नजदीक इधर से पड़ रहा है, इसलिए इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो इसका सूत्र जो है WR, वर्ड रूट पहले लिखाएगा। तो यहाँ पर ब्यूट हो गया, ब्यूट। फिर प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन है, तो क्या हो गया? एन। फिर सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स में ओन लिखाता है कीटोन के लिए। कहना कार्बन पर है तो दूसरा कार्बन पर 2 ओन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओन, या इसी को लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनोन। ये हो गया आपका IUPAC नाम। क्या हो गया? ये IUPAC नाम हो गया। और जब सामान्य नाम लिखेंगे तो इसका नियम देखिए क्या है। यहां पर देखो ये कीटोन समूह है, सामान्य नाम लिखने का नियम।
कीटोन समूह के दोनों ओर देखेंगे कि कौन सा एल्काइल समूह है। इस ओर है 2 कार्बन का, इस ओर है 1 कार्बन का। यदि दोनों ओर समान होता तो उसके लिए डाई एल्काइल लिखते हैं। फिर से उदाहरण देंगे हम, लेकिन यहाँ पर भिन्न भिन्न है। तो इस ओर है मिथाइल, इस ओर है इथाइल। तो अल्फाबेट के क्रम में फिर से लिखेंगे। इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। क्या हो जाएगा? इथाइल। और इसका नाम क्या है? मिथाइल कीटोन। अंत में जोड़ देंगे कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन, ये इसका नाम हुआ। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहाँ पर CH3 COOCH3 इस तरह का यौगिक रहे तो इसका नाम क्या होगा? CH3 COOCH3। अब एक नया यौगिक है CH3 COOCH3। इसके बारे में जानना है। अब यह एक प्रकार का एस्टर है। एक प्रकार क्या है? एस्टर है। यहां पर जो है CH3 हाइड्रोजन को हटा करके स्थापित हुआ है, यानी कि पहले से कार्बोक्सिलेट आयन था, अब ये हो गया है एस्टर। तो इसका नाम लिखने में यहाँ पर सबसे पहले जो यौगिक है उसका नाम उसी प्रकार से लिख देते हैं। तो ये हो गया मिथाइल। क्या है ये? मिथाइल। और इस तरफ कार्बन की संख्या गिनते हैं। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो मिथाइल जोड़ इथ जोड़ एन। और एस्टर के लिए हम लोग अंत में OH जोड़ते हैं, याद है ना? OH। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट। ये जो है IUPAC नाम हो गया। जब इसका सामान्य नाम हम लोग देखेंगे, सामान्य नाम, तो इसको बताने से पहले हम आपको बता दें कि CH3 COOH इसका सामान्य नाम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल होता है। तो वहीं से इसका नाम पड़ जाएगा एसीटेट। क्या पड़ेगा? एसीटेट। इसका नाम जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा। मिथाइल एसिटिक अम्ल होता और उसको H को हटा करके, एसिटिक अम्ल से H को हटा करके मिथाइल आ गया एस्टर के रूप में, तो यहाँ पर एसीटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? एसीटेट। तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा मिथाइल एसीटेट। ठीक है। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं CH3 है, CH2 है, COO C2H5, ये देख रहे हैं। इसी का दूसरा एग्जाम्पल। तो IUPAC नाम में यहाँ पर इथाइल है तो ये इथाइल रह जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 कार्बन से होता है प्रोप, सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, अंत में OH जोड़ जाएगा तो प्रोपानोएट, इथाइल प्रोपेनोएट इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से जब सामान्य नाम लिखेंगे तो यहाँ पर इथाइल उसी प्रकार से रहेगा। ठीक है। और जैसे प्रोपेनोइक अम्ल होता, क्या होता? प्रोपेनोइक अम्ल CH3 CH2 COOH, इसका प्रोपेनोइक अम्ल होता, IUPAC नाम। और
सामान्य नाम होता है प्रोपियोनिक अम्ल। क्या होता है? प्रोपियोनिक अम्ल। उसी तरह से इथाइल प्रोपियोनेट हो जाएगा इसमें, इथाइल प्रोपियोनेट इसका सामान्य नाम है। अगला कुछ उदाहरण है आपको मैं दे रहा हूं, CH3OCH3 इसका, ठीक है। तो ये ईथर समूह का है, तो इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, तो एक कार्बन से मिथ होता है, इसके साथ ऑक्सी लग जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। क्या हो जाएगा ये? मिथॉक्सी मीथेन। और सामान्य नाम जब लिखेंगे तो दोनों ओर समान है, तो यहां पर हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल ईथर। यहां पर C2H5O C2H5, दोनों तरफ दो कार्बन का है, तो इथॉक्सी क्या हो जाएगा? इथॉक्सी इथेन। क्या हो जाएगा बंधु? इथॉक्सी इथेन। और सामान्य नाम लिखेंगे तो डाई इथाइल ईथर, इस तरह से नाम लिखाएगा। क्लियर है? एक और उदाहरण दे देते हैं, C2H5O C3H7, ये आपका है। तो यहां पर देखो दो कार्बन का है ईथर, यहां पर 3 कार्बन का है प्रो, तो छोटे वाले के साथ ऑक्सी, तो क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। ठीक है, हो जाएगा इथॉक्सी। और ये एल्केन के रूप में तो प्रोपेन। लेकिन जब सामान्य नाम की बात करेंगे तो ये इथाइल ई से और प्रोपाइल पी से, तो सामान्य नाम हो जाएगा पहले इथाइल, फिर प्रोपाइल और अंत में ईथर। इस प्रकार से सामान्य नाम होगा। और तब यहां से हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी यौगिक हैं, लगभग सभी प्रकार के यौगिकों के नाम लिखने के तरीके के बारे में हम लोग सीख लिए हैं। क्लियर है बंधु? तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का था आपको यहाँ पर नाम लिखने का तरीका, सामान्य नाम लिखने के तरीके के बारे में भी हमने चर्चा किया, IUPAC नाम लिखने के बारे में चर्चा किया। तो जितने भी हैं उसका हमने नियम बता दिया है, सूत्र जो बताया है उसको आपको याद रखना है और अभ्यास करना पड़ेगा। भिन्न भिन्न कंपाउंड का सूत्र लिख करके उसी के आधार पर नाम कैसे लिखा जाना चाहिए, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। तो सौम्या इंस्टीट्यूट के बैनर तले पंकज राज के द्वारा आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर अभी सिखाया गया है। नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। किसी भी कंपाउंड के नोमेनक्लेचर से संबंधित कोई प्रश्न अब नहीं बच पाता है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग नहीं, कुछ और स्टार्ट करते हैं। सॉरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। देखिए, केमिस्ट्री के कुछ वैसे टॉपिक जो रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री कहता है, उसमें आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्ड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ये बेस है पूरे केमिस्ट्री का। जो पूरे केमिस्ट्री में ये 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, 80% उनका जो है क्लियर रहेगा केमिस्ट्री। क्योंकि बेस बिल्डिंग, जो आधारभूत होता है किसी भी सब्जेक्ट का, वो केमिस्ट्री में यही है 4-5 चैप्टर। तो अगले क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर हम स्टार्ट करेंगे, वो भी आपको कल मिलेगा।
तो मित्रों, दोस्तों, छात्र छात्राओं, बार बार पढ़ने के लिए, जानकारी के लिए सौम्या इंस्टीट्यूट यूट्यूब पर लॉगिन करें, सब्सक्राइब करें और केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी का भी लाभ उठाएं। अगली बार आवश्यकता पड़ने पर बायोलॉजी का भी वीडियो लोड करेंगे, लेकिन इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो लोड किया जाएगा आपके लिए यूट्यूब पर सौम्या इंस्टीट्यूट। याद रहे, यूट्यूब पर सौम्या इंस्टीट्यूट जैसे ही लॉगिन करेंगे केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।